तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इसी क्राइम तक की कहानी में कहानी आपको सुनाई थी मैंने, एक दहला देने वाली कहानी जो मुझे एक ज़माने में मेरे फादर ने सुनाई थी। फिर जब क्राइम रिपोर्टिंग में आया तो फिर उस कहानी के बारे में डिटेल में जाना। रंगा बिल्ला, दो ऐसे शख्स जिसे फांसी हुई थी तिहाड़ जेल में 1978 में। मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल के उसके छोटे भाई संजय चोपड़ा, इन दोनों को किडनैप किया था और फिर गीता को मॉलेस्ट किया और इसके बाद तलवार से इन दोनों को मार दिया था। उस वक्त इसको लेके ये पहला केस था जिसमें दिल्ली और देश में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा का माहौल था। और फिर बाद में रंगा और बिल्ला दोनों पकड़ाए और इतना गुस्सा था कि आनन फानन में भी से सारी चीज़ें हुई, कोर्ट में मुकदमा चला और देश की हर अदालत ने, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी रंगा बिल्ला के गुनाहों को बेहद संगीन मानते हुए सजाए मौत के फैसले को बरकरार रखा और आखिरकार तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 1978 की ये कहानी क्यों याद दिला रहा हूँ? ऊपर वाला ना करे किसी परिवार के साथ कोई ऐसा जुर्म, ऐसा हादसा हो जो रिपीट हो। 1978 के ठीक 2 साल के बाद इसी गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, जिन दो बच्चों को मारा गया, उनके एक और कज़िन को भी ठीक वैसे ही किडनैप किया गया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहानी ना मालूम हो। तो जो गीता और संजय चोपड़ा के साथ हुआ, इसी दिल्ली शहर में उसके कज़न के साथ भी लगभग वैसे ही सब कुछ हुआ। दिल्ली पुलिस की अगर नाकामी की बात करें तो ये वो केस है जो आज भी दिल्ली पुलिस की वर्दी पर एक दाग जैसा है। इस केस को लेकर देश के संसद तक में हंगामा हुआ और पुलिस की लापरवाही पर उंगलियां उठी। लोग गुस्से में थे और कहते हैं कि अगर पुलिस ने अपना काम उस वक्त ईमानदारी से किया होता तो शायद 19 साल के एक बच्चे की जान बच जाती। ये कहानी है गौतम सिंघानी की। गौतम सिंघानी 19 साल का एक लड़का, एक बेहद अच्छे परिवार से, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का कज़िन। इसने अपनी स्कूलिंग नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल से की, पढ़ने लिखने में अच्छा था और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामचीन कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज में इसका दाखिला हो गया। तो ये सेंट स्टीफन कॉलेज में अब पढ़ाई कर रहा है। माँ बाप गौतम सिंघानी के निज़ामुद्दीन वेस्ट में रहते थे और जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस में है। 1980 की बात है। तब गौतम सिंघानी अक्सर बस से कॉलेज जाया करता था, पर बस भी कई बार बदलने पड़ते थे, कई अलग अलग रूट से। 1-2 बार बस को बदलना पड़ता था। तो कई बार कुछ दोस्त किसी बस स्टॉप तक छोड़ देते, कभी कोई और छोड़ देता, फिर ये बस पकड़ता और चले जाता। 6 मार्च 1980, 6 मार्च 1980 की बात है। गौतम सिंघानी स्टीफन कॉलेज से अपना क्लास ख़त्म करने के बाद घर लौट रहा था। एक दोस्त ने इसे, बल्कि दोस्त क्या, उस दिन इसका एक और रिश्तेदार, एक कज़िन, वो इसके साथ था और उसने इसे एक बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया। अब उस बस स्टॉप से इसे निज़ामुद्दीन वेस्ट पहुंचना था अपने घर। जिस बस स्टॉप पर ड्रॉप किया उसके कज़िन ने, उस बस स्टॉप पर काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारे लोग थे। इसके बाद गौतम सिंघानी कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। आखिरी बार उस कज़िन ने उसको उसी बस स्टॉप पर देखा था जिस बस स्टॉप पर उसने उसे ड्रॉप किया। शाम हो गई, रात हो गई, गौतम सिंघानी घर नहीं लौटा। घर वालों को फिक्र होने लगी। फिर उन्हें लगा कि शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ चला गया हो, कोई पार्टी कर रहा हो। घर वालों को ज़्यादा इतनी फिर ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें लगे कि कोई डर वाली बात है। लेकिन 2 साल पहले गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के साथ जो हादसा हुआ था, चूँकि रिश्तेदार थे तो कहीं ना कहीं मन में एक वो भी था, तो उन्होंने चारों तरफ उसके तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, हर एक को खंगालना शुरू किया। इस पूरे चक्कर में रात बीत गई। कुछ लोगों ने भी कहा कि चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, शायद देर रात तक लौट आए। तो अब रात को इंतज़ार कर रहे हैं, 11, 12, 1, उस चक्कर में सुबह हो गई। अब सुबह भी लौटा नहीं। तब घर वालों को फिक्र हुई। उन्होंने कहा चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन जाते तभी उनके घर में किसी ने एक नोट फेंक दिया। 7 मार्च, ये 6 मार्च को गायब हुआ और 7 मार्च, 24 घंटे से भी पहले, निज़ामुद्दीन वेस्ट के उस घर में एक नोट आया और उस नोट में लिखा था कि गौतम सिंघानी यानी आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया है, रैंसम के तौर पर इतने पैसे चाहिए
और ये पैसे कब चाहिए हम आपको तारीख और बता देंगे टाइम, लेकिन ये पैसे चाहिए हमें नई दिल्ली एरिया में, और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का एक इलाका उन्होंने बताया था, बहुत बड़ा है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। अब जब ये नोट आया, बदहवास माँ बाप भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने जाकर अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई और साथ में वो जो नोट आया था वो पुलिस को दे दिया कि ये देखिए ये भी आया। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस इस केस को सीरियसली लेना चाहिए था, क्योंकि 2 साल पहले इसी दिल्ली में गीता और संजय चोपड़ा के साथ जो रंगा बिल्ला ने किया वो हर एक के जहन में ताज़ा थी वो बातें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस केस को बहुत हल्के में लिया, रिपोर्ट दर्ज किया, माँ बाप से कहा बेफिक्र रहिए, आजकल बच्चे जो हैं जिस उम्र में हैं पार्टी करने इधर उधर घूमने चले जाते हैं, हो सकता है दिल्ली के आसपास निकल गए हों, ऋषिकेश निकल गए हों। तो उन्होंने कहा भैया लेकिन ये जो नोट आया रैंसम का, तो उन्होंने कहा ये कि आप लोगों की डांट से बचने के लिए उसी ने भिजवा दिया होगा, तो ये फेक रैंसम नोट है, इसको सीरियसली मत लीजिए। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर है। तो एक पुलिस जिसको केस की तफ्तीश करनी चाहिए वो उल्टे माँ बाप को ये समझा कर वापस भेज रहा है कि आप परेशान ना हो, आपका बेटा खुद लौट आएगा। ये नोट भी उसने खुद ही भेजा है, कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा होगा और घर आ जाएगा। घर वाले भी इसी उम्मीद पर कि चलो ठीक है बेटा हमारा लौट आएगा, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो लौट नहीं रहा है। 7, 8, 9, 10 माह बीत जाता है, वो बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर पुलिस से पूछते हैं बेटे का कोई अपडेट। पुलिस वाले कहते हैं अरे कोई फिक्र नहीं है, लौट आएगा लौट आएगा। और इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही है। करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 6 मार्च को वो किडनैप हुआ था और अब 6 मार्च के बाद पुलिस इस मामले की जो तफ्तीश लगभग वैसी कर रही जैसे पहले दिन कर रही थी। 28 मार्च की तारीख आ जाती है। अब 28 मार्च को अचानक जिस पुलिस स्टेशन में न्यू दिल्ली के ये रिपोर्ट लिखाई थी मिसिंग की, गौतम सिंघानी की, 19 साल के उस बच्चे की, स्टूडेंट की, और जिस पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थी, तफ्तीश तो कर नहीं रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। और तभी 28 मार्च 1980 को उसी पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी बजती है। एक पुलिस वाला फ़ोन उठाता है, सामने से एक शख्स कहता है कि मुझे पिछले 2 हफ्ते से गायब गौतम सिंघानी के बारे में कुछ जानकारी देनी है। वो पुलिस वाला फ़ौरन अपने सीनियर अफसर को फ़ोन पकड़ा देता है, कहता कोई गौतम सिंघानी के बारे में बता रहा है। चूँकि गौतम सिंघानी का केस उसी पुलिस स्टेशन में था, इस दौरान में मीडिया में भी कुछ अखबारों में खबर आ गई थी। तो फ़ौरन पुलिस वाला फ़ोन लेता और पूछता आप कौन? वो कहता आप मेरे बारे में छोड़ो, मैं जो आपको कह रहा हूँ वो आप सुनो। उसने कहा कि गौतम सिंघानी जो 19 साल का लड़का है, सुंदर नगर है एक न्यू दिल्ली एरिया में, वहाँ पे कई गेस्ट हाउस हैं। बोला कि उस गेस्ट हाउस में एक लेडी और उनकी बेटी रहती है, उन दोनों के साथ इसके रिश्ते हैं गौतम सिंघानी के। लेकिन उन माँ बेटी के रिश्ते मुंबई के एक, तब वो बॉम्बे हुआ करता था, एक होटलायर, एक होटल का मालिक जो स्मगलर भी है, उसके साथ भी उस माँ बेटी के रिश्ते हैं। और गौतम सिंघानिया कहीं गायब नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हो चुका है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं आपको जगह बताता हूँ, आप जाइए उस जगह पर, वहाँ पे आपको उसकी लाश मिलेगी। और फिर भी आपको लग रहा है कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, तो चलिए एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आप उस जगह पर जाएंगे जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ लाश मिलेगी, और जब आपको लाश मिल जाए तो आप गौर से देखिएगा, गौतम सिंघानी के एक पैर में सॉक्स नहीं होगा, एक पैर में सॉक्स होगा। यानी एक पैर में उसके मोज़ा वो पहने होगा और एक पैर में मोज़ा नहीं होगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब पुलिस वालों के अब होश उड़ गए, क्योंकि उस केस को अब तक मान रहे थे गौतम सिंघानी अपने दोस्तों के साथ गया है, लौट आएगा, पिकनिक मना रहा होगा। लेकिन यहाँ एक गुमनाम कॉलर ऐसी खबर दे रहा है। अब उस पुलिस अफसर ने अपने सीनियर पुलिस अफसरों को बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है और इस तरीके से वो बात कर रहा है, बता रहा है, तो अब इसमें पहली चीज़ क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो उसने जो जगह बताई है पहले तो वहाँ ढूंढे कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या हमसे मजाक कर रहा है। तो उसने जगह बताई थी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, और एक ख़ास निशान बताया था कि आप वहाँ जाओ, वहीं पे बॉडी मिलेगी। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई कई पुलिस वालों को लेकर। अब वहाँ पे उन्होंने जाकर इधर उधर देखना शुरू किया। उसने ये भी कहा था कि एक जगह पे आपको कुछ
गड्ढा टाइप दिखाई देगा, ताज़ा ताज़ा खुदा हुआ। अब पुलिस की टीम ढूंढ रही है, लेकिन कॉल करने वाले ने जो लोकेशन बताई थी उस एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं, बल्कि उससे आधा किलोमीटर इधर उधर। अचानक पुलिस की नज़र एक गड्ढे पे पड़ती है। पुलिस वहाँ करीब जाती है, मट्टी है, उस मट्टी के बाहर एक पैर निकला हुआ था और उस पैर में एक सॉक्स था, मोजा। अब जैसे ही देखा पुलिस वाले बदहवास। इसके बाद मट्टी हटाई गई। मट्टी हटाने के बाद अंदर से एक, चूँकि 2 हफ्ते पुरानी बात थी, मार्च का महीना था, अप्रैल मार्च, तो गर्मी में होने लगी थी। जब हटाई तो चूँकि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी तो उसने क्या कपड़े पहने हैं ये सारी चीज़ें भी थी, तो वही कपड़े वही सारी चीज़ें थी। और सबसे हैरत की बात ये थी कि उस लाश के दूसरे पैर में मोज़ा नहीं था, सॉक्स नहीं था, सिर्फ एक ही पैर में था, जो उस गुमनाम कॉलर ने कही थी। अब पुलिस फ़ौरन लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम करवाती है। इस दौरान मीडिया तक खबर आ जाती है। यह 28 मार्च की बात है जिस दिन लाश बरामद हुई। 29 मार्च को तमाम अखबारों में खबर, और इसके बाद एक बार फिर से गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की कहानी सामने आती है। अब चूंकि ये दोनों रिश्तेदार थे, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का गौतम सिंघानी, इसलिए उसको और ज़्यादा रिलेट करके इसको कहानी को छापी गई। अब लोगों में बड़ा फिर गुस्सा, माँ बाप सामने आए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को कोसना शुरू किया कि हम पहले दिन से कह रहे, हमारे पास नोट आए, धमकी भरे खत थे, हमने पुलिस को दिया, पुलिस हमें गुमराह करती रही कि वो लौट आएगा, कहीं पिकनिक मना रहा होगा, और इन 2 हफ्तों में पुलिस ने कोई जांच नहीं की, और अब हमारे बेटे की लाश मिली। अगर पुलिस जांच कर लेती तो शायद वो ज़िंदा होता, पर ये तो शुरुआत थी। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो और भी ज़्यादा दहलाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके नाक में, उसके मुंह में, उसके कान में, उसके गले में मट्टियाँ ठुसी हुई थी, उसकी पसली की हड्डियाँ टूटी हुई थी, और उसका एक पैर जो था वो लगातार ऐसा था कि जैसे वो गड्ढे के अंदर से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि जब उसे दफनाया गया तब उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई थीं ताकि वो चल फिर ना सके, और उसके दोनों हाथ पीठ की तरफ करके बांधे हुए थे ताकि वो हाथ से मट्टी ना हटा सके। तो जब हाथ बंधे हुए थे, लाचार था, पसलियाँ टूटी हुई थी, फिर भी उसने अपने पैर से जितना जोर, जितना दम लगा सकता था, उस गड्ढे की मट्टियों को हटाकर, ताकि वहाँ से अंदर से हवा आ सके और वो सांस ले सके, उसने पूरी कोशिश की। लेकिन अफसोस वो हटा नहीं पाया, और एक ज़िंदा एक तरह से कब्र में उसे दफनाया गया, और कब्र के अंदर उसने ज़िंदा ही सांसें ले नहीं पाया, फिर उसकी मौत हो गई। तो एक बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, बुरी तरीके से मारा गया, ज़िंदा दफनाया गया। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम हुई, फिर ये खबर आई, लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि जिस तरीके से एक 19 साल के सेंट स्टीफन कॉलेज के एक अच्छी फैमिली के लड़का, जिसके कज़न के साथ 2 साल पहले इसी बर्बरता तरीके से उनको मारा गया था, और उसी फैमिली के एक और लड़के की मौत होती है, तो फिर लोगों का गुस्सा होना भी वाजिब था। फिर मामला संसद पहुंचा। संसद में तमाम नेताओं ने दिल्ली पुलिस की खूब खिंचाई की, लेकिन इसके बाद अब पुलिस सीरियस हुई। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया, ड्यूटी में लापरवाही बरतने, अपना काम ठीक से ना करने। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। चूंकि उस पूरे केस में 2 चीज़ें इस वक्त सबसे अहम थी। एक वो जो नोट भेजा था रैंसम, अच्छा जो रैंसम नोट भेजा था उसमें भी जगह उसने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया लिखा था, और जो फ़ोन किया था गुमनाम कॉलर ने, उसने भी कहा था कि बॉडी आपको वहीं मिलेगी। तो जिस दिन रैंसम था, अगर वो पुलिस उसको सीरियसली लेती तो शायद उस जगह पर पहुंचती, वहाँ तफ्तीश करती, तो कुछ होता। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और मौत का वक्त भी लिखा था उसमें, और तारीख, तो उसमें लिखा था कि इसकी मौत करीब 2 हफ्ते पहले हुई है, यानी शायद 6 मार्च को जिस दिन किडनैप किया गया, 6 या 7 मार्च को इसका कत्ल कर दिया गया। अब पुलिस ने तमाम बस स्टॉप और ये जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, तफ्तीश शुरू की। तो पहली चीज़ ये थी कि बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। जिस बस स्टॉप पे ये इसको छोड़ा था इसके दोस्त ने, ये कज़न ने, तो उस भीड़ में से किसी को किडनैप करके ले जाना नामुमकिन था। तो फिर पुलिस ने अपना अंदाज़ा लगाया कि कोई ना कोई ऐसा था
जो गौतम का जानकार था। हो सकता है कोई लेडी थी जो उसकी जानकार थी और इसमें किसी लड़की का यूज़ किया गया हो, और इसीलिए उस बस स्टॉप पे बाद में पुलिस ने अपील की कि उस दिन उस बस स्टॉप पे जो भी थे वो उस वक्त में वो अपना बयान दें। तो ज़्यादातर लोगों ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसे किसी शख्स को वहाँ पर ज़बरदस्ती किसी गाड़ी में ले जाते हुए नहीं देखा। तो पहली चीज़ रूल आउट हो गई वो ये कि उसका किडनैपिंग ज़बरदस्ती की गई, ये सवाल ही नहीं था। इसका मतलब है जिसके साथ भी गया वो जानकार था। अब दूसरा, जो उस कॉलर ने कहा कि एक सुंदर नगर के गेस्ट हाउस में रहने वाली ठहरी हुई है माँ और एक बेटी, उसके साथ गौतम का रिश्ता था, और उसी माँ और बेटी का मुंबई के एक होटल का मालिक जो एक तस्कर भी है, एक स्मगलर भी है, उसके साथ भी रिश्ता है। और उसी जेलस में ही, उसी जलन में ही गौतम सिंघानी का कत्ल हुआ है। पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, माँ बेटी का सही पता नहीं मिला। पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, मुंबई या उस ज़माने के बॉम्बे के उस होटलायर का भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, जिसने कॉल किया था उस कॉल के डिटेल को ट्रेस नहीं कर पाई। आज के दौर में अगर ऐसा होता तो शायद बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं आज से करीब 32 साल पुरानी, 1980 की मार्च का महीना। तो जो कॉल किया गया था वो कॉल किसने किया, कौन था वो, खुद कातिल था या फिर कातिलों का पर्दाफाश करना चाहता था, ये भी पता नहीं। तो न कॉलर के बारे में कुछ पता चला, न कॉल करने वाले का मकसद पता चला, न उस माँ बेटी के बारे में कोई सुराग मिला, न उस बॉम्बे के होटल के मालिक के बारे में सुराग मिला, न कत्ल की वजह या मकसद वो भी कभी साफ हो पाई। पुलिस तफ्तीश करती रही, करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई अपनी टीम भेजी, लेकिन कहीं से कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिला। अब यहाँ पे सवाल ये था कि अगर ये मामला, ये एक 19 साल के लड़के का कत्ल क्यों किया गया, एक अगर ये किडनैपिंग के लिए किया गया तो फिर किडनैपर ने इतना ब्रूटल तरीके से, इतनी बेदर्दी से क्यों मारा, पसलियाँ उसकी तोड़ दी, जिंदा ज़मीन में दफना दिया। आमतौर पे किडनैपिंग के केसेस में ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, वो सीधे तरीके से मारते हैं। बट यहाँ जिस ब्रूटल तरीके से मारा गया उससे ये था कि क्या ये वाकई रैंसम और पैसे के लिए किडनैप किया गया था, अगर हाँ तो शायद इस तरीके से नहीं मारा जाता। दूसरा, जो उस फ़ोन करने वाले ने कहा था कि वाकई एक माँ बेटी के साथ रिश्ता, और उसी माँ बेटी का एक मुंबई के भी होटल के मालिक के साथ रिश्ता है, तो कहीं इस रिश्ते के चक्कर में जान गई कोई जेलस की वजह, वो भी क्लियर कभी नहीं हो पाया। और कोई किसी से दुश्मनी थी नहीं। तो आखिर गौतम सिंघानी का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से किया, आज 32 साल के बाद भी एक राज है। एक लड़का जिसे जिंदा दफना दिया गया, एक लड़का जिसके कज़न की 2 साल पहले दिल्ली में इसी तरीके से किडनैप करके उन्हें मारा गया, और वो केस पूरे देश को थर्रा गया रंगा बिल्ला के नाम से। इस कहानी के आखिर में आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी है तो रंगा बिल्ला की कहानी आप सुन सकते हैं, मैं दीपक को कहूँगा वो लास्ट में लिंक डाल दे। लेकिन ये हिंदुस्तान के उन केसों में से एक केस है जो आज भी अनसुलझा है, आज भी नहीं मालूम कि इसका कातिल कौन है, कत्ल का मकसद क्या था, गौतम सिंघानी की जान क्यों गई। और ये केस आज भी दिल्ली पुलिस के दामन पर, उसकी नाकामी के जितने बहुत सारे दाग हैं उनमें से एक बड़ा दाग ये केस भी है, क्योंकि आज 32 साल बाद भी इसे सुलझा नहीं पाई। तो इस केस के बारे में या इससे जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो, या कोई जानकारी हो फर्दर जिससे मदद मिले, जिससे पुलिस को मदद मिले, जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद मिले, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कानून की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अमोल झलटे, इनका जन्मदिन है, ये पुणे से हैं, तो हैप्पी बर्थडे अमोल। साथ ही फैज़ान शाह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फैज़ान। प्रियंका गुप्ता जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका। और ज्योति मिश्रा जी ने भेजा है। इसके अलावा डिज़ा शर्मा, इनका भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे डिज़ा। और ये अल्तमश खान ने भेजा है। साथ ही अभिषेक पांडा, इनका भी बर्थडे बल्कि 11 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अभिषेक। पीयूष तिवारी ने भेजा है। रितेश यादव 11 को, इनका भी बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रितेश। और दिवाकर गुप्ता ने भेजा है। साथ ही हेमंत हरसोत, हैप्पी बर्थडे आपको भी हेमंत। आशीष पांडे,
इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आपको आशीष। राजू पांडे ने भेजा है। जबीन जमालुद्दीन, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जबीन। और ये नदीम एंड टीम ने भेजा है, थैंक यू आपके मेल के लिए। लवली गाबा, इनका भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे लवली। और ये वाइफ हैं दीपक गाबा जी की। साथ ही डॉक्टर ग्रीवर धनकर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर अरुण तोमर ने भेजा है। इसके अलावा विपिन के ब्रदर का आज बर्थडे, इन्होंने नाम लिखा नहीं, तो विपिन साहब आपके भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। युवराज सिंह भांगू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे युवराज। और ये डॉफिन रोहिणी ने भेजा है। इसके अलावा अभिषेक पांडा, 11 को इनका बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और रोशन निगम ने भेजा है। प्रवीण डाबर, इनका भी हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण, ये हरियाणा से हैं। इसके अलावा अगस्त्य उपाध्याय, तो अगस्त उपाध्याय का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अगस्त। और ये रोहित उपाध्याय जी ने भेजा है। पूजा पटेल और पीयूष पटेल, इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत शादी की शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही सरोज जी और भगवान शर्मा जी, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वेद प्रकाश शर्मा ने भेजा है। इंदिरा पारिक और डॉक्टर सुभाष पारिक, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को, इंदिरा जी और डॉक्टर सुभाष साहब, बहुत बहुत बधाई। और उमा शर्मा ने भेजा है, इनके पेरेंट्स हैं ये। राजविंदर कौर और गगनप्रीत सिंह, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो रजविंदर कौर और गगनप्रीत सिंह जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। सुरभि जैन और नील मेहता की भी एनिवर्सरी बल्कि कल थी, तो बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। और पूनम जैन ने भेजा है। इसके अलावा सोमन खत्री इंडियन एयरफोर्स में है ये, इनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पर इनकी वाइफ का नाम नहीं भेजा, पर कोई बात नहीं। सोमन खत्री जी, आप और आपकी पत्नी दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही शिवेंद्र हैं स्पेन से, और थैंक यू सो मच शिवेंद्र भाई आपके इस मेल के लिए। और इन्होंने ये पूछा है कि मीडिया ट्रायल किसी बड़े हाई प्रोफाइल केस पे जो होता है, उस केस का कोर्ट पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल ये कहें कि असर नहीं पड़ता, गलत होगा, पड़ता है। ख़ासतौर पर हमने हाल के सालों में देखा, अगर किसी केस को लेकर मीडिया में ट्रायल खूब चले, खूब दिखाई जाए, तो कम से कम लोअर कोर्ट जो है फिर वो मुरव्वत या रियायत नहीं बरतती, वो मैक्सिमम मतलब दे देती है। जल्दी बेल देना हो तो नहीं देगी, सज़ा कम भी दे सकती है तो नहीं देगी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम केसों को फिर ऊपरी अदालत पलट देती है फैसलों को, निचली अदालत के, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। तो इससे लगता है कि मीडिया ट्रायल का असर कम से कम लोअर कोर्ट पर ज़रूर पड़ता है। आकाश तोमर हैं, थैंक यू सो मच आकाश एंड ऑल द बेस्ट। इसके अलावा काका लफ्टे हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और एक कहानी की भी फरमाइश की है। इस साथ ही मितेश वसोया है, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की फरमाइश भी की है। नीलेश बदले पाटिल हैं, एक कहानी की फरमाइश इन्होंने भी की है। साथ ही साहिर खान हैं, और इन्होंने कहा शाकिरा खलीली की एक स्टोरी सुना है, मैं ऑलरेडी सुना चुका था, लेकिन लिंक हटा दी है मैंने कहानी की, उसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आनी है जल्द ही, तो आपको बता दूंगा डेट और तारीख, इसलिए कुछ वजह से उसको हटाना पड़ा था। संजय सिंह चौहान, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अभिजीत बोहिर एक कहानी की फरमाइश की है, अनुपम गुप्ता ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा वंदना तिवारी जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और मैं अपनी कहानी कभी ज़रूर सुनाऊंगा। साथ में अक्षय माथुर, और इन्होंने बताया कि वो जो भी हाल में सुनाई थी मैंने टेहट की कहानी, वो SLC कोचिंग सेंटर है, मैंने उसका नाम गलत लिया था, तो उसके लिए माफ़ी। साथ ही अमित चौहान साहब कनाडा से हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक मेल लिखा, खूबसूरत से। ये कनाडा में पुलिस अफसर हैं, और इनका कहना है कि बहुत सारे कैनेडियन जो वाइट पुलिस वाले हैं उनके साथ, जिन्हें हिंदी नहीं आती, ये कहानी सुनते हैं और फिर उन्हें भी सुनाते हैं। तो थैंक यू सो मच अमित चौहान साहब आपके इस प्यार के लिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप कहानियों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर इंग्लिश में दें तो बहुत सारे लोग और सुनेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा करूँ, उस पर वैसे काम चल रहा है। लेकिन आपके इस प्यार और मोहब्बत के लिए अमित चौहान साहब थैंक यू सो मच। और कभी कनाडा आना हुआ तो ज़रूर आपसे मिलेंगे, और कनाडाई पुलिस किस तरीके से काम करती है इसके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करना भी मेरी एक तमन्ना है, तो ज़रूर आपसे बैठकर बात करूँगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।